हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है मिसलेनियस प्रश्न। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 40 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 41 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर जो प्रश्न है पूछा गया है कि एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है। एशिया की धुरी किसकी विदेश नीति की रणनीति है? सही जवाब होगा यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। अमेरिका की पारंपरिक विदेश नीति यूरोप और मध्य एशिया पर केंद्रित रही है, लेकिन सोवियत संघ के पतन, वैश्वीकरण के प्रभाव, पहुंच और दायरे में वृद्धि, चीन समेत एशियाई देशों के आर्थिक उत्थान ने वैश्विक शक्ति संतुलन में धीरे धीरे जो है बदलाव लाना शुरू कर दिया है। परिणाम स्वरूप अगर बात करें तो वैश्विक स्तर पर अपनी वर्चस्वशाली स्थिति को सुरक्षित रखने और अमेरिकी हितों को पुनर्समायोजित करने के लिए अमेरिकी विदेश नीतियों में एशिया की भूमिका महत्वपूर्ण जो है होती जा रही है। और इस बात की स्पष्ट अभिव्यक्ति अमेरिका के तत्कालीन ओबामा प्रशासन की एशिया को धुरी बनाने की नीति में दिखाई देती है। यह नीति एशिया महाद्वीप के पश्चिमी किनारे से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक प्रशांत और हिंद दो महासागरों के दायरे में विस्तृत एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है। सेकंड प्रश्न है सीआईए किस देश की सूचना एजेंसी है या गुप्तचर एजेंसी है? सीआईए किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? तो आपको मालूम ही होगा, कमेंट करके आप बता सकते हैं। सही जवाब है यूएसए की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। यूएसए की एक सूचना एजेंसी है, गुप्तचर एजेंसी है। उसी तरह अगर बात करें तो रिसर्च एवं एनालिसिस विंग यानी रॉ निम्नलिखित में से किसका भाग है? रिसर्च एवं एनालिसिस विंग निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय का बी ऑप्शन। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है, जिसका गठन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 21 सितंबर 1968 को किया गया था। यह संस्था मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत आती है, यानी कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंतर्गत आती है। मोसाद क्या है? 44 नंबर प्रश्न में पूछा गया मोसाद क्या है? मोसाद मोसाद इजराइल की गुप्तचर संगठन है, यानी बी ऑप्शन। मोसाद इजराइल का सरकारी गुप्तचर संगठन है। 45 है आईएसआई का पूरा नाम क्या है? आईएसआई का पूरा नाम क्या है? आईएसआई का पूरा नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ऑप्शन ए। ये पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है आईएसआई। और 46 है फोर्थ एस्टेट। फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेस, न्यूज। प्रेस यानी मीडिया, राष्ट्र निर्माण में मीडिया या न्यूज या जो प्रेस है राष्ट्र निर्माण में इनका अपना महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इन्होंने अपने भूमिका को जो है राष्ट्र निर्माण में काफी मतलब कि योगदान दिया है, और इससे लोकतंत्र के फोर्थ एस्टेट की संज्ञा दी जाती है। चतुर्थ स्तंभ की जो है संज्ञा दी जाती है किसको? तो प्रेस को, मीडिया को। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो प्रश्न संख्या 47 है ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है? ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है? तो याद रखिएगा फ्लीट स्ट्रीट। फ्लीट स्ट्रीट, फ्लीट स्ट्रीट फ्लीट नदी के नाम पर लंदन की एक गली है, जहां से 1990 के दशक तक अधिकांश ब्रिटिश समाचार पत्र छपते रहे। ठीक है, क्रमिक रूप से यहां से अब समाचार पत्रों के कार्यालय हट गए हैं। 48 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे 3 कथन दिए गए हैं, इन तीनों में से कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है।
इसमें अगर बात करें तो पहला है रूस की संसद यानी पार्लियामेंट फेडरल असेंबली कहलाती है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा, रूसी संसद में काउंसिल ऑफ द फेडरेशन निचला सदन है। ये गलत है। रूसी संसद में उच्च सदन का नाम स्टेट ड्यूमा है। ये भी गलत है। यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रूसी संसद का नाम फेडरल असेंबली है। रूसी संसद के निचले सदन को ड्यूमा कहते हैं, जबकि उच्च सदन को फेडरेशन काउंसिल या काउंसिल ऑफ द फेडरेशन कहते हैं। 49 है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद का नाम है, बताइए, डाइट। क्या नाम है? डाइट। बी ऑप्शन। डाइट जो है जापान की, रिक्सडेग स्वीडन की, कोर्टेज स्पेन की संसद है तथा सेजीम पोलैंड की संसद का निचला सदन है। 50 नंबर है, चीन की संसद जानी जाती है। चीन की जो संसद है किस नाम से जानी जाती है? चीन की संसद जानी जाती है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी बी ऑप्शन। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। इसमें वर्तमान में 2980 सदस्य हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी संसद है, परंतु वास्तव में यह लगभग रबर स्टाम्प विधायिका है, जो कि सामान्यतः चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णयों पर मुहर लगाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 51, किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रेसलिंग नाम से जाना जाता है? किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रेसलिंग नाम से जाना जाता है? तो चीन। चीन के राजनीतिक नेतृत्व को प्रेसलिंग के नाम से जाना जाता है। 52 है, तास कहां की समाचार एजेंसी है? तास कहां की समाचार एजेंसी है? तो तास जो है ये रूस की समाचार एजेंसी है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तास पूर्व सोवियत संघ की समाचार एजेंसी है। सोवियत संघ के विघटन के बाद इसे 1992 में इंफॉर्मेशन टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ रूस में समाहित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि 2014 में पुनः इसका नाम तास कर दिया गया। 53 है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, सी ऑप्शन। सिन्हुआ समाचार एजेंसी या न्यू चाइना न्यूज एजेंसी चीन की समाचार एजेंसी है। 54 है, डॉन किस देश का समाचार पत्र है? डॉन किस देश का समाचार पत्र है? तो पाकिस्तान का, याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डॉन पाकिस्तान का प्रमुख समाचार पत्र है। 55, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या कूटनैतिक दस्तावेज को येलो बुक कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका, बताइए, फ्रांस, ऑप्शन ए। फ्रांस सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट या कूटनीतिक दस्तावेज होते हैं इनको येलो बुक कहा जाता है। 56 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला कथन है, राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो इसमें अगर बात करें जिसमें पहला स्टेटमेंट होगा बिल्कुल सही होगा। दूसरा है, सभी राज्य क्षेत्र या देश जो किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार शासन अधिदेश के अधीन थे स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए, ऐसी बात नहीं है। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रमंडल का अभी तक अपना कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है, हालांकि इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सभी राज्य क्षेत्र या देश जो किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं बन गए, बल्कि इसकी घोषणा उस देश को करनी होती है जो उसमें सम्मिलित होना चाहता है। ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार या शासन या अधिदेश वाले कई देश जैसे कि बर्मा, अदन, मिस्र, इराक, कुवैत, यूएई आदि स्वतंत्र होने पर राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं बने। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। 57 है, स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है।
ठीक है। पंडित नेहरू का उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किससे इंगित करता है? स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू का उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव, यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होने के पश्चात भी भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में बने रहने का निर्णय किया, किंतु अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पंडित नेहरू ने कहा था, यह स्वेच्छा से किया गया समझौता है, इसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। 58 प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी कौन थे? प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की कौन थे? सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सर्वप्रथम सितंबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। इसके पश्चात इंदिरा गांधी ने 1976 में, मनमोहन सिंह ने अगस्त 2005, पुनः मई 2011 में देश की यात्रा की। दिसंबर 2015 और जून 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। प्रश्न संख्या 59 है, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया था। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी इसको प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के लिए या संभालने के बाद जिस विदेश नीति की घोषणा की थी वह तटस्थता पर आधारित थी, गुटों की राजनीति से दूर रहना और एक स्वतंत्र नीति का विकास करना, याद रखिएगा। और 60 नंबर है, 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत नहीं है। देखिए इसमें जो पंचशील का सिद्धांत नहीं है वो है आपका गुट निरपेक्षता, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पंचशील का अर्थ है व्यवहार या आचरण के 5 नियम। पंचशील के 5 सिद्धांत है। पहला है एक दूसरे के भू क्षेत्रीय अखंडता तथा प्रभुसत्ता का पारस्परिक सम्मान करना। तो पंचशील का जो अर्थ है 5 सिद्धांत यानी जो आचरण और व्यवहार के ये नियम हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, पांचों को ध्यान में रखिएगा, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक खास तौर पर पीसीएस लेवल पर और यूपीएससी लेवल पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए एक दूसरे के भू क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का पारस्परिक सम्मान करना पहला सिद्धांत। दूसरा अनाक्रमण यानी आक्रमण न करना एक दूसरे के। तीसरा जो सिद्धांत है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर न करना, हस्तक्षेप न करना। चौथा जो सिद्धांत है परस्पर लाभ तथा समानता की भावना रखना। और पांचवा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना। गुट निरपेक्षता स्वयं में पंचशील का सिद्धांत नहीं है, बल्कि गुट निरपेक्षता की नीति पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है। 61 है, भारत के द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी, यानी बी ऑप्शन। भारत के द्वारा 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के पश्चात नाभिकीय शस्त्रों के संदर्भ में पहले प्रयोग नहीं के नीति की घोषणा की गई थी, जिसे जनवरी 2003 में प्रस्तुत भारत के नाभिकीय सिद्धांत के तहत औपचारिक रूप से अपनाया गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 62 है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। देखिए अगर बात करें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने यूरोपीय संघ की तर्ज पर दक्षिण एशियाई देशों के संघ और एकल मुद्रा की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। 63 हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है?
सही जवाब हो जाएगा 63 का ऑप्शन ए यूएसए। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जुलाई 2023 में यूएसए ने इस संदर्भ में अपने मत को पुनः दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। पुनः मार्च 2024 में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने चीन के दावे का विरोध करते हुए अरुणाचल प्रदेश के भारतीय क्षेत्र होने की अभिपुष्टि की। 64 है। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं, बताइए कौन सा सही इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो एक तरफ न्यूनतम आयु अर्हता दिया गया, दूसरा जो सूची है इसमें पद या ऑफिस दिया गया है। जैसे भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु की जो जरूरत होती है कितनी, तो बताइए। भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु की जरूरत होती है 35 वर्ष। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। और राज्य विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष और राज्य विधान परिषद के लिए जो है आपका 30 वर्ष। तो उम्र सीमा याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दोबारा से इसको रिवीजन करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। पंचायत सदस्य के लिए 21 वर्ष, राज्य विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, राज्य विधान परिषद सदस्य के लिए 30 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की जो जरूरत होती है वो होती है 35 वर्ष। 65 सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं, सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। जैसे भारत का राष्ट्रपति जो शपथ या प्रतिज्ञा लेते हैं, बताइए भारत के जो राष्ट्रपति हैं अगर बात करें तो ये भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा का शपथ लेते हैं। तो ए का 3। इसके बाद बी है सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं ये जो शपथ लेते हैं तो संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने के लिए शपथ लेते हैं। संसद जो सदस्य होते हैं ये किसकी शपथ लेते हैं, संसद सदस्य जो होते हैं ये कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन के लिए शपथ लेते हैं। और संघ के मंत्री सूचना के गोपनीयता को बनाए रखने की जो है शपथ लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। भारत का राष्ट्रपति निष्ठापूर्वक कर्तव्य निर्वहन और संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के जज संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने और संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ लेते हैं। संसद सदस्य कर्तव्य के निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ लेते हैं। संघ का मंत्री सूचना की गोपनीयता की शपथ लेता है। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में किया गया है, जबकि अन्य तीनों की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। 66 है। संविधानेतर अधिकार का अर्थ है। संविधानेतर अधिकार का अर्थ है। तो संविधानेतर अधिकार का जो अर्थ है वो क्या अर्थ है, वह व्यक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, वह व्यक्ति वह शक्ति, वह पावर जो सी ऑप्शन दिया गया है, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, संविधानेतर अधिकार का मतलब है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वे अधिकार जिनका संविधान के प्रावधानों में वर्णन नहीं है, जिक्र नहीं है, अन्य रूप में वर्णित है, संविधानेतर अधिकार कहलाते हैं। 67 है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट है, कौन से मतलब कि घटनाक्रमों का सही कालानुक्रम है, कालानुक्रम के अनुसार आपको सजाना है। तो अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा आपका एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय जो है वो मतलब कि वाहक बन गया। ठीक है, ये पहले। इसके बाद अगर बात करें तो आएगा भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। इसके बाद भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। इसके बाद लास्ट में आएगा आपका गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया, यानी बी ऑप्शन सही क्रम में दिया गया है। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया, यह राष्ट्रीय कैरियर बन गया, राष्ट्रीय वाहक बन गया। जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। अप्रैल 1957 में सर्वप्रथम केरल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार बनी तथा केरल के मुख्यमंत्री के रूप में EMS नंबूदिरीपाद ने स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया। 1961 में पुलिस कार्रवाई के जरिए गोवा को भारत में शामिल किया गया।
12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा को संशासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। 1987 में गोवा एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। 68 है, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की जो शक्तियां हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। सही जवाब हो जाएगा इसका कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। इसके बाद विदेशियों के ना इसके बाद होगा पुलिस पर नियंत्रण रखना, और इसके बाद हो जाएगा विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना। तो ए, बी और सी। जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियों के अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना और विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना आदि कार्य निहित है। जबकि भू राजस्व एकत्र करने की शक्ति का प्रयोग जिलाधिकारी जिला कलेक्टर की हैसियत से करता है। 69 है, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? तो याद रखिएगा रजनी कोठारी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया में जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था। 17 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के 32वें संविधान 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जबकि मैडम कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए प्रसिद्ध हैं। 71 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे 4 कथन दिए गए, इनमें से कौन कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें पहला जो कथन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। और दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा के द्वारा पारित किए गए और लोकसभा के द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। यह भी सही है। तीसरा है, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी अरुण जेटली हैं। ऐसा नहीं है। योजना आयोग के अध्यक्ष श्री मोंटेक सी अहलूवालिया हैं। ये भी गलत है। तीसरा चौथा गलत है, पहला दूसरा सही है। देखिए, प्रश्नकाल के दौरान मोंटेक सी अहलूवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। प्रश्नकाल में राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली थे, किंतु वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। ठीक है, पहला दूसरा संवैधानिक उपबंधों के तहत सही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विकल्प ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही ऑप्शन नहीं है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। इस संशोधन के फलस्वरूप 8वीं अनुसूची में दी गई कुल भाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई। 1950 में जब संविधान लागू किया गया था, उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1 नवंबर 1958 को घोषित ब्रिटिश सामग्री विक्टोरिया के घोषणा पत्र को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। 73 है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। यहां पे 4 स्टेटमेंट है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं आपको बताना है। इसमें जो सही है, देखिए, पहला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष के आयु सीमा तक कि रह सकते हैं। बिल्कुल सही। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका कि निर्णय अध्यक्ष कौन? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और संघीय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। चारों सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। वह राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर का दल होता है जिसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक होने का प्रमाणन करता है। ऐसे अपराध संज्ञेय अपराध होते हैं जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। 74 है, वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता। वह कौन सा अपराध है जिसे घटित करने का प्रयास, यानी ऐसे अपराध करने के लिए दंडित किया जा सकता है, लेकिन जब वह अपराध हो जाता है तो उस व्यक्ति को अब दंडित नहीं किया जा सकता, वो होता है आत्महत्या। आत्महत्या का प्रयास एक दंडनीय अपराध है। आत्महत्या ऐसा अपराध है जिसके पूर्ण होने पर अपराधी दंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका जीवित अस्तित्व नहीं रहता है, जबकि इसका प्रयास दंडनीय अपराध है। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति है, यह सुमेलित नहीं है। तो बी ऑप्शन, राज्य के नाम या क्षेत्र में परिवर्तन भारत के संसद ही विधि बनाकर कर सकती है। 76 है, परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? इसमें जो सही है, इसके पदक पर इंद्र वज्र की 4 प्रतिकृतियां जो है अंकित होती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है जिसे युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को उसके जीवन काल में एक से अधिक बार भी दिया जा सकता है। इसके कांस्य के बने पदक पर केंद्र में भारत के राष्ट्र चिन्ह के चारों ओर इंद्र वज्र की 4 प्रतिकृतियां उकेरी गई हैं। 31 दिसंबर 2022 तक केवल 21 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 77 है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, आपको सही नहीं है, मतलब कि करेक्ट नहीं है, आपको बताना है। पद्म पुरस्कार और भारत रत्न से संबंधित 3 स्टेटमेंट हैं, कौन से सही नहीं है। तो अगर बात करें तो पहला है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं, ये मतलब कि सही नहीं है। दूसरा, 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था, यह भी सही नहीं है। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, यह भी सही नहीं है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, डी ऑप्शन सही जवाब है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, ठीक है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधियां या पदवी नहीं है। इन पुरस्कारों को प्राप्तकर्ता के नाम के आगे या पीछे उल्लेखित नहीं किया जा सकता। पद्म पुरस्कार 1954 में प्रारंभ किए गए थे। 1978, 1979 और 1993 से 1997 के अंतराल में ये पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए थे। इन अवधियों को छोड़कर प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार घोषित किए गए। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार से अलंकरण मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में किए गए सर्वोत्कृष्ट स्तर के निष्पादन के सम्मान के फलस्वरूप दिया जाता है। इसके लिए सिफारिश स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्संबंधी नियमों के अनुसार वार्षिक भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक विशिष्ट वर्ष में अधिकतम 3 तक ही सीमित है। हालांकि 1999 में 4 विभूतियां जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोलई और पंडित रवि शंकर को 2024 में 5 विभूतियां कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम.ए. स्वामीनाथन को यह सम्मान प्रदान किया गया। 78 है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा एस राधाकृष्णन, यानी डी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो भारत सरकार के द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी।
सर्वप्रथम यह पुरस्कार 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्ण, चक्रवर्ती राजगोपालचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था। 79 है वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सही जवाब हो जाएगा भारत रत्न यानी डी ऑप्शन। 80 नंबर है किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया? किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर को, यानी ऑप्शन ए। शांति और सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया। 81 है निम्नलिखित सूचियों को जो है सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए, बताइए सही ऑप्शन क्या है। तो अरुण जेटली को पुरस्कार कब दिया गया था? तो याद रखिएगा अरुण जेटली को 2010 में, कर्ण सिंह को जो है 2011 में, शरद यादव को 2012 में, मुरली मनोहर जोशी को 2009 में, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए अगर बात करें तो उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार संसद में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सांसदों को दिया जाता है, उनके अच्छे योगदानों के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी। मुरली मनोहर जोशी 2009 में, अरुण जेटली को 2010 में, कर्ण सिंह को 2011 में, शरद यादव को 2012 में यह पुरस्कार दिया गया था। उनके बाद 2013 के लिए नजमा हेपतुल्ला को, 2014 के लिए हुकुमदेव नारायण को, 2015 के लिए गुलाम नबी आजाद को, 2016 में दिनेश त्रिवेदी को और 2017 में भर्तृहरि महताब को इस पुरस्कार से नवाजा गया। 82 है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के बीच अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? किस राज्यों में से मतलब कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 1967 से 1971 के बीच अधिकतम गठबंधन सरकार बनाने का रिकॉर्ड है? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा बिहार, सी ऑप्शन। 1967 से 1971 के बीच बिहार में 9 बार गठबंधन सरकारों का गठन हुआ। 83 सरोज जयवाला किस रूप में विख्यात हैं? सरोज जयवाला किस रूप में विख्यात हैं? तो अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ के रूप में। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पूर्व सदस्य सरोज जयवाल प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ हैं। 84 है वह भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था, वह भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था, वे कौन थे? वे थे नारायण देसाई, सी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध प्रतिरोधक एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन है जिससे 40 देशों में 90 से अधिक समूह संबंध है। इसका मुख्यालय लंदन यूके में है। इसकी स्थापना 1921 में बिल्थोवेन नीदरलैंड में हुई। इस संगठन के अध्यक्ष के रूप में नारायण देसाई को नियुक्त किया गया था। इसके बाद बचे हुए प्रश्नों को नेक्स्ट सेशन में हम लोग मतलब कि कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज ज्वाइन कीजिए और हमारी हेल्प कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।